नमस्कार दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? सही आंसर है कीर्ति सुरेश। ऑप्शन सी कीर्ति सुरेश। तो दोस्तों कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनकी प्रमुख भूमिकाओं और फोकस क्षेत्रों में शामिल है मानसिक स्वास्थ्य और भलाई। कीर्ति बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई से जुड़े मुद्दों को उजागर करेगी, जो कि एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। बाल अधिकार, वह यूनिसेफ के साथ मिलकर हर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाएगी, ताकि पृष्ठभूमि या क्षमता की परवाह किए बिना सभी बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में फलने फूलने का अवसर मिले। शिक्षा और लैंगिक समानता, वह शिक्षा के महत्व और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी आवाज़ का उपयोग करेगी। ऐसे मुद्दे जिन्हें उन्होंने अपने फिल्मी करियर और सार्वजनिक वकालत के माध्यम से भी समर्थन दिया है। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की भारत में एक कार्यरत शाखा है, जो बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। भारत में यह पिछले 75 वर्षों से सरकार और समुदायों के साथ मिलकर बच्चों तथा उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य में सुधार लाना, टीकाकरण कार्यक्रमों का समर्थन करना, कुपोषण कम करने के लिए पोषण कार्यक्रमों का संचालन करना, सभी बच्चों को समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता और अवसरों को बेहतर बनाना, बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार, तस्करी और शोषण से बचाना, सुरक्षित पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण सुनिश्चित करना, समुदायों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधाएं और स्वच्छता जागरूकता बढ़ाना, स्कूलों व आंगनबाड़ियों में स्वच्छता मानकों में सुधार करना, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य संकटों के दौरान बच्चों और परिवारों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना, लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह जैसी समस्याओं को कम करने के लिए कार्य करना। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया भारत के 16 से अधिक राज्यों में कार्य कर रही है। देश के लगभग 90% से अधिक बाल आबादियों तक उनका पहुंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला को रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों श्रीकांत बोला को समावेशी, उद्यमिता, असाधारणता, दृढ़ संकल्प और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार 17 नवंबर 2025 को हैदराबाद में आयोजित उद्घाटन रामोजी एक्सेलेंस अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया। यह आयोजन रामोजी ग्रुप के संस्थापक श्री रामोजी राव की जयंती के अवसर पर किया गया था। दोस्तों श्रीकांत बोला को फोर्ब्स एशिया के अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है लखनऊ। ऑप्शन बी लखनऊ। दोस्तों दिव्य कला मेला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 15 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था और 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। यह मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों के उत्पादों और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना।
यह उन्हें वोकल फॉर लोकल आंदोलन में भाग लेने और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर देता है। दोस्तों यह वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। मेला 15 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें लगभग 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। आंगू तक विभिन्न प्रकार के उत्पाद देख और खरीद सकते हैं, जिनमें गृह सज्जा का सामान, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ, खिलौने, आभूषण और व्यक्तिगत सामान शामिल है। मेले के दौरान दिव्यांग कलाकारों और जाने माने पेशेवर द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जा रही है। इस मेले के उद्घाटन के दौरान 216 दिव्यांग लाभार्थियों को वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ऋण भी स्वीकृत किए गए। यह मेला दिव्यांगजनों की असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाता है और समाज में समावेशी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है? सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका। दोस्तों ऑपरेशन सदर्न स्पीयर अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। दोस्तों ये नार्को आतंकवादी नेटवर्क क्या है? यह एक ऐसा संगठन या गिरोह होते हैं जो ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हैं और उस पैसे का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों जैसे हथियार खरीदना, हमले करना और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं। इनका मकसद सिर्फ ड्रग्स बेचना नहीं, बल्कि उस पैसे से अपनी आतंकवादी ताकत को मजबूत करना होता है। ये संगठन ड्रग्स के व्यापार से होने वाले भारी मुनाफे को अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने या सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यह ऑपरेशन विशेष रूप से पश्चिमी गोलार्ध जैसे कि लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में सक्रिय रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कार्टेल और नेटवर्कों को निशाना बनाता है। ऑपरेशन का मुख्य फोकस वेनेजुएला के तटीय क्षेत्र है। अमेरिका सरकार का आरोप है कि वेनेजुएला सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका वेनेजुएला संबंध में और तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है मोहम्मद लतीफ़ खान, ऑप्शन बी मोहम्मद लतीफ़ खान। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025 से शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। उन्हें शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक उत्थान के क्षेत्र में 3 दशकों यानी कि 30 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों तक मूल्य आधारित और सुलभ शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा 11 नवंबर 2025 को हैदराबाद के रविंद्र भारती में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान तेलंगाना सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसमें नगद पुरस्कार भी शामिल है। दोस्तों यह पुरस्कार भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है थोटा थर्रानी, ऑप्शन ए थोटा थर्रानी। दोस्तों थोटा थर्रानी को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके दशकों से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों सेवेलियर DL ऑर्डर्स डज आर्ट्स डज लेटर्स, इसका अर्थ है नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। दोस्तों यह पुरस्कार फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने फ्रांस या विश्व स्तर पर कला और साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोटा थरानी ने भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट सेट डिजाइन, दृश्य कहानी कहने और स्थापत्य सटीकता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों थोटा थर्रानी से पहले भी कई भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जैसे शिवाजी गणेशन,
एम बाला मुरली कृष्ण, कमल हसन, ऐश्वर्या राय, कल्की कोचलिन, शाहरुख खान, शशि थरूर। दोस्तों शशि थरूर को फरवरी 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को मेरठ में जीआई टैग मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिगुल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है उसका नाम है बिगुल। दोस्तों बिगुल का ऐतिहासिक महत्व भी है। मेरठ का बिगुल सिर्फ एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। माना जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भी क्रांति की शुरुआत का संकेत देने के लिए बिगुल का इस्तेमाल किया गया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों, पुलिस और स्कूलों में अनुशासन और किसी भी आयोजन के प्रारंभ का एक प्रमुख प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों बात करें इसके निर्माण और विरासत की, तो मेरठ में 1885 में नादिर अली एंड कंपनी द्वारा पहली बार जली कोठी इलाके में बिगुल और तुरही बनाने की एक इकाई स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के डे फ्लिपिंग में एयर राइफल में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? सही आंसर है धनुष श्रीकांत, ऑप्शन बी धनुष श्रीकांत। जापान के टोक्यो में आयोजित 2025 डेफलिंग में धनुष श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में बल्कि मिश्रित टीम स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों अभी तक इसमें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय निशानेबाजों ने 2025 डेफलिंग में अब तक कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक शामिल है। जैसे कि दोस्तों इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका नाम है धनुष श्रीकांत, इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। धनुष श्रीकांत और महित संधू ये मिश्रित वाले में जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल्स में। मोहम्मद वानिया इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। ये 3 गोल्ड अभी तक भारत ने जीता है। दोस्तों डेफलिंग 2025 का आयोजन अभी चल ही रहा है। यह 26 नवंबर तक चलेगा, 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है यानिक सिनर, ऑप्शन बी यानिक सिनर। दोस्तों एटीपी फाइनल 2025 का खिताब यानिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों एटीपी फाइनल्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था और ये यानिक सिनर इटली के टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? सही आंसर है 2028, ऑप्शन सी 2028। दोस्तों भारत ने अपना महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन को वर्ष 2028 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र मिशन होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह से नमूने यानी कि सैंपल एकत्र करना और उन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। यह मिशन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के साथ संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का भी एक हिस्सा हो सकता है। इसरो ने 2027 तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और 2035 तक एक पूर्ण भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसरो का चंद्रयान 4 मिशन कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करेगा, जिसमें सबसे प्रमुख है चंद्रमा से नमूने वापस लाना। यदि यह सफल होता है तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मिशन के उद्देश्यों में शामिल है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, चंद्रमा सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने को इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से सील करना, नमूने के साथ लैंडर मॉड्यूल का चंद्रमा की सतह से वापस उठाना है। तो दोस्तों ये था कल का क्वेश्चन, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका जवाब बहुत से लोगों ने सही दिया था। तो दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।